जी, तो आपके पास एंड पे एक्टिविटी की बात हो रही थी। आर जो है वो एक्टिविटी रेट है और वो बराबर आपने लिया जो इधर से पुट करते गए वैल्यू, तो आपके पास आ गया आर इज इक्वल टू लैम्डा एन नोड ई माइनस लैम्डा टी। एन नोड ई माइनस लैम्डा टी तो एन के बराबर है, अभी प्रूव करके आ रहे हैं। तो आर आपके पास आ गया लैम्डा। बस ये एक्टिविटी तक आपने प्रूव करना है। अगर वो आपको पूछ रहा है एक्टिविटी के बारे में भी हाफ लाइफ है, अगर सिर्फ हाफ लाइफ पूछ रहा है तो हाफ लाइफ की डेफिनेशन लिखें कि वो वक्त जिसमें आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिसइंटीग्रेट होकर हाफ रह जाते हैं, यानी n/2 रह जाते हैं, उसे हाफ लाइफ कहते हैं। फिर डके लॉ की डेफिनेशन लिखें, डके लॉ से स्टार्ट करें एक्सप्लेनेशन और आप लाएं उसको हाफ लाइफ पे। टी हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 ओवर लैम्डा। लैम्डा जो है डिके कांस्टेंट है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? मैथ स्पेक्ट्रोग्राफ मैंने अभी कराया है, मैथ डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी कराया है, और साथ में मैंने नेचर और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, और चौथा मैंने हाफ लाइफ कराया है। किसी को हाफ लाइफ में कोई या ऊपर कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछें और पार्टिसिपेट करें, मुझे पता लगे। जी जी स्टूडेंट्स। जी आवाज आ रही है आपको? सर हाफ लाइफ थोड़ा रिपीट कर। हाँ, हाफ लाइफ क्या है? वो टाइम जिसमें आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट अगर NO है, मतलब ये जीरो टाइम पे है, मुकम्मल मौजूद है, कोई एक भी एलिमेंट कम नहीं हुआ। हाफ लाइफ टाइम का मतलब यह है कि वो वक्त जिसमें ये आधे रह जाए वो हाफ लाइफ होता है। ये आपके पास हाफ लाइफ की डेफिनेशन आ गई। आपको CSS में रट्टे की डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं। मैंने स्केलर फील्ड पूछा, लोगों ने रट्टे वाली डेफिनेशन लिख लिख के मतलब आप अपनी डेफिनेशन लिखें, मैंने आपको स्केलर फील्ड मुकम्मल बताया, वो लिखें, अपना लिखें, जो भी जेन में लिखें, रट्टा ना लगाएं, कहीं से पकड़े ना, कोई मसला नहीं है। हाँ, डेरिवेशन आपको करनी पड़ेगी। तो आपके पास ये था। हाफ लाइफ में ये है कि आप पहले dn/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n लेंगे, इसे डिके लॉ कहते हैं, डिके हो रही है चीज। इधर आप प्रोपोर्शनल को खत्म करें तो माइनस लैम्डा के बराबर आया। इधर से n को अलग कर दें, t को अलग कर दें, दोनों तरफ लॉग लें और उसके अलावा वैल्यू पुट करें तो टी हाफ लाइफ आ जाएगी 0.693 ओवर लैम्डा। ये जो 0.693 ओवर लैम्डा है, ये दरअसल आपके पास हाफ लाइफ का असल क्वेश्चन है। अगर आप इतना भी लिख रहे हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो टी हाफ लाइफ आपके पास आ गई 0.693 ओवर लैम्डा। ये मुकम्मल सवाल है और इससे आपके न्यूमेरिकल भी यहाँ से बनते हैं। आपको डीके कांस्टेंट दे देगा, कहेगा हाफ लाइफ निकालें, बहुत आसान होगा। डीके कांस्टेंट वैल्यू पुट करें, हाफ लाइफ का यूनिट आ गया, और हाफ लाइफ का यूनिट सेकंड में होगा और डीके कांस्टेंट का यूनिट पर सेकंड होगा। तो ये हाफ लाइफ है। इसमें सादा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को पॉइंट वाइज करें तो फिर आपके लिए आसान होगा। दोबारा मैं बता रहा हूँ, हाफ लाइफ की डेफिनेशन डिके लॉ से स्टार्ट करें, dn/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो dn/dt माइनस लैम्डा n आ गया। बस अब डेरिवेशन वाला फॉर्मूला लगाएं, इंटीग्रल करें, फिर आपने हाफ लाइफ को लेकर आना है। t की जगह t हाफ लाइफ ले आए, n की जगह n/2 ले आए। बस आगे मैथ आपकी थोड़ी सी भी स्ट्रॉन्ग है तो आप इस किनारे तक पहुंच जाएंगे। ठीक है इकरा? जी सर, थैंक यू। हाँ, मैं कोशिश किया, लेकिन फिजिकल क्लास नहीं होती तो वर्चुअल क्लास में फिर इस तरह ही समझ आएगी। आगे चलते हैं मीन लाइफ, मेन टॉपिक हाफ लाइफ। हाफ लाइफ के बाद दूसरा अहम टॉपिक है मीन लाइफ। CSS में सवाल आता है, साबित करें मीन लाइफ की वैल्यू भरी होती है हाफ लाइफ से। मीन लाइफ को हम T स्टार्ट से लिखते हैं और हाफ लाइफ को हम T1/2 से लिखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अहम है, बच्चे पेपर जाते हैं उन्हें पता ही नहीं होता मीन लाइफ क्या है। मीन लाइफ, इसलिए मैंने अपने नोट्स को इस तरह तरतीब दिया है कि आपको कोई भी चीज इनमें CSS के बाहर नजर नहीं आएगी। अब CSS के सिलेबस में कहीं पे भी मीन लाइफ नहीं लिखा हुआ, आप पूरा सिलेबस खोलें CSS का, आपको मीन लाइफ कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन आपको पेपर आया होता है 2019 में, ये सवाल आया है मीन लाइफ का। तो इसका मतलब आपको किसी ऐसे मतलब बंदे की जरूरत होती है जो मुकम्मल इस चीज के बारे में जानता हो कि किस टॉपिक की कितनी हदूद है। तो ये आपके पास मीन लाइफ के बारे में है। हाफ लाइफ होता है कि आपके पास कितने टाइम में आधे एलिमेंट रह गए हैं। मीन का मतलब लाइफ का ये होता है कि कोई भी चीज है उसकी टोटल लाइफ टाइम कितनी है, और उस टोटल लाइफ टाइम जितने में डिके होता है उसको डिवाइड कर दें
टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद से तो मीन लाइफ आ जाएगी। जैसे आपने किसी क्लास में एवरेज बच्चों की तादाद नहीं निकालनी होती, तो आप उनकी टोटल तादाद से काउंट करके डिवाइड कर देते हैं उन्हें सम करके। इसी तरह मीन लाइफ में एक एलिमेंट है, जैसे यूरेनियम है, उसकी टोटल लाइफ टाइम कितना है, उसको डिवाइड कर देंगे हम उसके नंबर ऑफ एलिमेंट से, वो कितने हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, तो ये आपके पास मीन लाइफ है। टोटल लाइफ टाइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड मीन लाइफ टाइम। ये आपकी डेफिनेशन आ गई। अब आपने क्या करना है, आपने इसको याद कैसे रखना है, आपने इस डेफिनेशन से डेरिवेशन करनी है कि आपके पास मीन लाइफ टाइम किसके बराबर है। आपने यहां से करना है स्टार्ट, टोटल लाइफ टाइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ये आपके पास है, टोटल लाइफ टाइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। टोटल लाइफ टाइम निकालें, वो क्या आएगी, टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालें, वो क्या होगा, इसको इस फॉर्मूले में पुट करें, अपनी इंटीग्रेशन करें, आपको आंसर मिल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं, पहले निकालते हैं टोटल लाइफ टाइम। टोटल लाइफ टाइम कितनी है, फॉर एग्जांपल आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है जो डिके हो रहे हैं वो DN है, ठीक है, क्योंकि डिके हो रहे हैं तो वो NO नहीं रहेंगे, वो N हो जाएंगे, और वो डिफरेंशियल हो रहे जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम T, तो उनकी जो डिके एलिमेंट्स की तादाद होगी वो DN होगी। तो टोटल नंबर जो DN है उनकी फॉर एग्जांपल मीन लाइफ टाइम जो है वो क्या आ जाएगी, अगर एक है तो वो T होगी, अगर DN है तो उनकी DN इंटू T होगी। और ये मीन लाइफ टाइम कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से स्टार्ट होता है काम और कब तक होता रहता है, इनफिनाइट टाइम तक। तो ये 0 से स्टार्ट हुआ और ये कहाँ तक जाएगा, ये इनफिनाइट टाइम तक जाएगा जनाब। तो इसलिए आपके पास टोटल लाइफ टाइम जो है वो आ गया DN इंटू T। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, T लाइफ टाइम है A का, और DN का कितना आ गया, DN इंटू T, क्योंकि ये टाइम पे बेस कर रहा है, तो हाँ, तो ये 0 से लेकर इनफिनाइट तक होगा। तो टोटल लाइफ टाइम आ गई DN इंटू T। अब आपको पता है हम अभी पीछे डिके लॉ में करके आए हैं, DN ओवर DT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, तो DN ओवर DT इज इक्वल टू माइनस लैम्डा N। तो DN ओवर DT आपके पास जनाबे आली क्या आ गया, माइनस लैम्डा N। तो यहाँ से DN की वैल्यू निकालें, DN की वैल्यू आ जाएगी माइनस लैम्डा N इंटू DT। तो DN की वैल्यू पुट करते हैं, माइनस लैम्डा N इंटू DT, ये T ये वाला और एक DT ये वाला आ गया। तो अब आपके पास टोटल लाइफ टाइम आपके पास ये आ जाएगी, इसको एक साइड पे कर दे टोटल लाइफ टाइम को जो निकल आई ऊपर वाला न्यूमिनेटर। अब आ जाए डिनोमिनेटर में आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स है। अब देखें आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम जो हम ले रहे थे जिन्होंने T टाइम गुजारा था वो क्या थे, वो DN थे, क्योंकि डिके हो रहे हैं ये, आप NO नहीं ले पाएंगे क्योंकि डिके हो रहे हैं मुसलसल विद डिफरेंशियल D। तो DN आ गया, कहां से कहां तक जा रहे हैं, कितने एटम्स आप ले रहे हैं, वब से जब 0 थे और तब तक जब कितने रह गए, कुछ नहीं, इनफिनाइट टाइम पे, तो वो आ जाएगा 0 से इनफिनाइट। DN का इंटीग्रल क्या होगा, N होगा, वैल्यू पुट करें N इनफिनाइट माइनस N0। ये चीज आप समझ लें, आपको खुद समझ बिल्कुल नहीं आएगी इसकी। N इनफिनाइट का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स एट टाइम इनफिनाइट, और मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफिनाइट टाइम पे 0 हो जाएंगे, क्योंकि इनफिनाइट टाइम पे वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, तो ये 0 हो गया। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स एट 0 अभी शुरू है तो वो कितने होंगे, वो NO होंगे। तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स माइनस NO आ गए। अब कोई कहेगा एटम्स नेगेटिव कैसे होंगे, दिस नेगेटिव इज जस्ट फॉर डिके, ये डिके को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो माइनस NO आ गया। तो मीन लाइफ टाइम आपके पास टोटल लाइफ टाइम जो कि ये आया था और टोटल नंबर ऑफ एटम्स माइनस NO, उस दोनों को पुट कर दें, तो आपके पास ये आ गया लैम्डा N DT ओवर माइनस NO। अब ऊपर NO है, नीचे NO है, ऊपर भी NO लाना है, तो N की वैल्यू पुट करें, और आपको पता है N की वैल्यू अभी लेके आ रहे हैं, N इज इक्वल टू NOE माइनस लैम्डा T इंटू DT। ये अभी हम निकाल के आए हैं, ये N की वैल्यू ये है NOE माइनस लैम्डा T, तो इसकी वैल्यू ये डाल दे, ये वैल्यू आ गई, NO से NO कट गया, बाकी आपके पास ये चीज आ गई। अब आपकी इंटीग्रेशन का टेस्ट है, इंटीग्रेशन FSC में आपने किया है,
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पे होगी। अगर आपको याद हो, नहीं याद तो मैं इस पे वीडियो बना के दूंगा। इधर हल करना मुश्किल है, आप खुद देखें, आपसे सोल्व ना हो, आप मुझे बताएं, मैं आपको 2-3 मिनट की वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन कर दूंगा। एफएससी पेपर 2 जो है उसका थर्ड जो इंटीग्रेशन स्टार्ट होती है 3.4 से या 6 से, वो वाली ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। तो ये आपके पास लैम्डा तो कांस्टेंट है, डिके कांस्टेंट से बाहर रहने दें। टी और ई माइनस लैम्डा टी दो वेरिएबल हैं, लिहाजा आप इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। अब जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो इवेंचुअली यू विल गेट दिस, टी मीन लाइफ आ जाएगा 1/लैम्डा के। तो आपके पास टी मीन लाइफ जो है वो आया 1/लैम्डा, यानी डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट के इनवर्सिबल रिवर्सिबल आ गया। और आपको पता है कि टी हाफ लाइफ जो हम अभी निकाल के आ रहे हैं वो था 0.693/लैम्डा। तो यहाँ पे आप दोनों को कंपेयर करें तो आपके पास टी मीन लाइफ भरा है, ठीक है, और टी हाफ लाइफ की वैल्यू क्या है, वो छोटी है। आप इन दोनों को आपस में इक्वेट कर सकते हैं। 1/लैम्डा की जगह आप 0.1/लैम्डा जो आपके पास है, इधर से 1/लैम्डा अलग करें, 0.693 टी मीन लाइफ लिख सकते हैं। ये मैंने लिखा भी हुआ हाथ से, टी हाफ लाइफ आ गया 0.693 टी मीन लाइफ। तो मीन लाइफ जो है उसको 0.693 जो कि 1 से छोटा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टी हाफ लाइफ आएगा। इसका मतलब ये वैल्यू भरी है। क्यों भरी है? क्योंकि आप इसे छोटे से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इसके बराबर जाएंगे। तो यहां से साबित हो गया, जो सीएसएस में और पीएमएस में मेजर क्वेश्चन आता है, या मैंने जो बाकी एग्जाम देखे हैं प्रोविंशियल एग्जाम, उसमें यह है कि आप साबित करें कि आपके पास जो मीन लाइफ है उसकी वैल्यू भरी है हाफ लाइफ से। तो आप तब इसमें ये साबित करने के लिए सिर्फ मीन लाइफ ही करेंगे और एंड पे आप कहेंगे एज वी नो डैट टी हाफ लाइफ ये है। इन दोनों को कंपेयर करें और आपका जो है वो एंड पे प्रूव आ जाएगा। तो ये आपके पास था जनाबे अली मीन लाइफ टाइम। किसी का कोई क्वेश्चन है काइंडली मुझसे पूछें। इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा अहम टॉपिक्स हैं, बहुत ज्यादा, और आपको ये किसी बुक्स में नहीं मिलने वाले, आपको इधर से ही करने पड़ने हैं। जी पूछें काइंडली। जी स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, देखिए ये सारा जनरल कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन फिजिक्स में मैं डेमो के बाद आज बात कर रहा हूँ। बच्चों को इशू यही आता है कि टॉपिक्स करने कौन से हैं और उनको करना कैसे है। क्योंकि अभी भी मुझे लड़के फोन करते हैं तो ये कहते हैं सर आप हमें बुक बता दें। मैं उन्हें बुक्स बता देता हूँ, 5-6 जो बुक्स हैं जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद भी हैं। ये बुक्स हैं, ये आपको सीएसएस में रिकमेंड की गई है। अगर आप ये करेंगे तो आप फिर एसए, प्रेसी, आईआर, आई लॉ ये चीजें कब करेंगे? तो इसलिए अकेडमी या मेंटोर का मतलब ये होता है कि आपको रेसिपी बना के दी जाए, उसके बाद भी आप तैयारी ना करें तो इट इज योर फॉल्ट नॉट माइन। ये आपका फॉल्ट है कि आप उसको तैयार नहीं करें। अब मैं फिर मॉक बनाऊंगा, यही चीजें मैं दूंगा। अगर आप इसको तैयार रोज करें, रोज के बेस पे करें, या वीकेंड पे आपको 5 दिन मिलते हैं, 4 दिन बहुत दिन होते हैं, 5-5, 10-10 मिनट रोज दें तो आपकी तैयारी जो है आसमान को छुए। तो आप इन टॉपिक्स को तैयार करें और जो मैं कराता हूँ उन्हीं ही को तैयार करें। इधर उधर ना भागें, बुक्स के पीछे ना पड़े। आपके अगर फिजिक्स में 140-50 नंबर सीएसएस में आ जाते हैं तो इससे अच्छे नंबर आपको कोई और सब्जेक्ट नहीं देगा, और आप 180 ले भी नहीं सकते, ये मुमकिन ही नहीं। आज तक फिजिक्स में 171-73 आए हैं मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं आए। सीएसएस की बात कर रहा हूँ। लिहाजा आप इन्हीं टॉपिक्स को करें, इन्हीं स्लाइड्स को अच्छी तरह तैयार करें, इन्हीं लेक्चर्स को अच्छी तरह लें और अपना बाकी इंग्लिश ऐसे और प्रेसी पे तवज्जो दें। तो आपके लिए बहुत आसान चीज़ें हैं। लेकिन बात यह है कि आप मॉक जो है उनको बिल्कुल दिल से नहीं देते तो आपके लिए मसला होगा, क्योंकि मॉक जो है वो सीएसएस एग्जाम ही है। मैं वही सवाल देता हूँ, बस थोड़ी वैल्यू चेंज करके 1-2 क्वेश्चन अपने पसंद का डाल दिया ताकि बच्चों को चेक करूँ। बाकी मैं मकसद होता है आप तैयारी करके मुझे कुछ ना कुछ अच्छा दें। नेक्स्ट टॉपिक रेडियो एक्टिव डिके, डिस्कस अल्फा डिके इन डिटेल। अब आसान से टॉपिक है। रेडियो एक्टिव डिके, आपको पता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से अल्फा बीटा गैमा रे का निकलना रेडियो एक्टिव डिके कहलाता है।
पहला डिके अल्फा डिके कहलाता है। अल्फा डिके आप उससे बताएं कि अगर अल्फा पार्टिकल या हीलियम पार्टिकल्स निकल रहे हैं तो वो अल्फा डिके है। हीलियम पार्टिकल जो होते हैं इन पे चार्ज ज्यादा होता है, लिहाजा ये आयोनाइजेशन ज्यादा अच्छी करते हैं, पर इनकी पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो सबसे कम होती है। ये आपको एमसीक्यूज आए हुए हैं। अल्फा डिके की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम, आयोनाइजेशन सबसे ज्यादा। इसकी मिसाल दें अल्फा डिके की, कि आपके पास एक पेरेंट न्यूक्लियस है, पेरेंट न्यूक्लियस में से हीलियम निकला, ये डॉटर एटम बन गया। डॉटर एटम जो है इसमें से आपका एटॉमिक मास 4 कम होगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस इसके जो हीलियम है उसके जो एटॉमिक नंबर है उसमें आ गया, सॉरी एटॉमिक मास में, और जो 2 निकला है वो इसके एटॉमिक नंबर में आ गया। बस इसकी मिसाल दे दें रेडियम का रेड डॉन में तब्दील होना। रेडियम में से जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो वो रेड डॉन में चेंज हो जाएगा, या यूरेनियम का थोरियम में चेंज हो जाना, यूरेनियम में से हीलियम निकला थोरियम में चला गया। एक मिसाल दें, अल्फा डिके की बात करें, फिर उनकी पेनिट्रेटिंग पावर, आयोनाइजेशन पावर को डिस्कस करें। लेकिन ये डिपेंड करता है एग्जामिनर क्या पूछा है। वैसे सवाल ये बहुत कम आए हैं, जब उसने आसान पेपर बनाना हो तब ये दे देता है, मेरी तरह आसान पेपर बनाना हो। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है बीटा डिके। बीटा का मतलब है इलेक्ट्रॉन का निकलना। यहाँ पे हमेशा गलती करते हैं, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन का मतलब नहीं, इसका मतलब पॉजिट्रॉन भी होता है। इलेक्ट्रॉन की तरह का ही एक चार्ज मौजूद होता है। वो चार्ज पे वही चार्ज होता है जो इलेक्ट्रॉन पे होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इंशाल्लाह मिसलेनियस टॉपिक में थोड़ा सा इसको 2 मिनट के लिए मैं आपको बताऊंगा एनहिलेशन और पेयर प्रोडक्शन पे। तो बीटा डिके का मतलब है आपके पास इलेक्ट्रॉन का निकलना। इसमें आपको एमसीक्यूज देता है कि जब आपके पास किसी चीज में बीटा डिके हो रही है तो उसका जो डॉटर न्यूक्लियस है या उसका जो डॉटर एटम है उसमें एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा। ये देखें इधर +1 हो गया क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन माइनस हुआ है। अगर इधर प्लस होता तो यहाँ -1 आना था, माइनस हुआ है तो आपके पास प्रोटॉन 1 बढ़ गया है। तो ये आपके पास एक एमसीक्यूज आता है यहाँ से। मिसाल इसकी यही दे दे, न्यूट्रॉन में से एक बीटा जो है पार्टिकल निकला, तो ये आपके पास आ गया हाइड्रोजन, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं ड्यूट्रियम, सॉरी प्रोटियम आ गया, फिर इसका ड्यूट्रियम ट्रिटियम ये लग गया इसका। तो ये सारे बीटा पार्टिकल के लिए बीटाट्रॉन इस्तेमाल किया जाता है। ये इंशाल्लाह कोई लास्ट वाले जो 2-3 टॉपिक्स हैं उनमें बात होगी। इसी तरह अल्फा पार्टिकल को मूव करने के लिए हम एक्सेलरेटर यूज़ करते हैं, उस एक्सेलरेटर की बात होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको पेपर में आती हैं, बुक्स में नहीं है, वो अलग से टॉपिक जो है वो एंड पे करेंगे। बीटा +1 डिके का मतलब है पॉजिट्रॉन का निकलना। बिल्कुल आपके पास इसमें डॉटर न्यूक्लियस में से, डॉटर एटम में से -1 कम हो जाएगा पॉजिट्रॉन जब निकलेगा। ये सब एमसीक्यूज के लिए बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, इनको डिस्कस करके टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाह रहा। एग्जाम्पल आपके पास इसमें जो है फास्फोरस है। फास्फोरस में से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो सल्फर में तब्दील हो जाता है, 15-16 में तब्दील हो गया। ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। और इसी तरह जब पॉजिट्रॉन निकलेगा, बीटा 1 +1 डिके होगी, तो कॉपर जो है वो निकल में चेंज हो जाएगा और इसमें एक एटॉमिक नंबर आपके पास कम हो जाएगा। उसके बाद लास्ट गैमा डिके है। गैमा डिके ये होता है कि आपके पास गैमा डिके पे कोई चार्ज वगैरह तो नहीं होता। गैमा डिके दरअसल आपके पास फोटोन्स होते हैं। फोटोन की जो मूविंग होती है उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, उसे आप गैमा डिके कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन खड़े हो तो उन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन जब मूव करें तो उन्हें आप बीटा पार्टिकल कहते हैं। इसी तरह हीलियम जब मूव ना करे वो हीलियम है। हीलियम जब तेज स्पीड से मूव करते हैं तो उन्हें हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। इसी तरह फोटोन को जब हाई स्पीड पे मूव कराया जाए तो उसे हम गैमा रेस या गैमा पार्टिकल कहते हैं। होता यह है कि आपके पास एक न्यूक्लियस है, ये एक्स, खाली एक्स है, उसमें से कोई भी डिके हुई है, अल्फा हुई है, बीटा हुई है। जब उसमें से अल्फा या बीटा पार्टिकल निकलेगा तो ये स्टेबल था, लेकिन अब ये स्टेबल नहीं रहेगा। ये कुछ मिली माइक्रो बल्कि पिको सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ये जो स्टार लगा हुआ है ये इसकी अनस्टेबिलिटी को शो कर रहा है कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस हैं वो बड़े बेताब हैं कि इसके अंदर से अपने आप को स्टेबल करें। जैसा कि हम नेक्स्ट टॉपिक में न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन, टोकामेक सब कुछ देखेंगे, उसमें बात करेंगे। तो इसमें आपके पास ये जो स्टार्क है ये बता रहा है इट इज हाईली अनस्टेबल एंड इट विल रिमेन अनस्टेबल जस्ट फॉर 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
12 सेकेंड, आफ्टर दिस इट विल रिलीज अ गैमा रे। तो आपके पास गैमा रे अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ लेकर आती है और गैमा रे रिलीज होगी और ये न्यूक्लियस दोबारा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास से डिकेस तीनों अल्फा बीटा गैमा डिके जो कि आपको पेपर में आ सकते हैं। उसके बाद पेपर में 1-2 साल में उसने रेडिएशन या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के यूनिट पूछे हुए हैं कि कौन से यूनिट इस्तेमाल होते हैं, और बाज़ औक़ात तो उसने नाम लेके पूछा है। तो ये एक टॉपिक मैंने इसको अहम समझा और मैं इसे हर अपने सेशन को कराता हूँ क्योंकि ये आने वाला टॉपिक है। तो कौन से डिफरेंट यूनिट्स हैं जिससे आप आयोनाइजिंग रेडिएशन को मेजर करते हैं। रेडिएशन का मेजर करने का मतलब है रेडिएशन आपकी किसी भी जिस्म बॉडी में से डिसइंटीग्रेशन करते हैं, तो देखना है कि वो 1 सेकंड में कितनी डिसइंटीग्रेशन कर रहे हैं, उसे आप आयोनाइजिंग रेडिएशन या मेजरिंग यूनिट ऑफ रेडिएशन कहते हैं। तो रेडिएशन को मेजर करने का मतलब होता है कि आप देख रहे हैं कि वो जो रेडिएशन है उसकी आयोनाइजिंग पावर कितनी है, उसे आप कहते हैं उसकी रेडिएशन की मेजरमेंट के यूनिट। तो इसमें आपके पास देखें अल्फा बीटा गैमा तीनों जो हैं आयोनाइजेशन करती हैं, लिहाजा इनकी आयोनाइजेशन के लिए हम कोई ना कोई यूनिट इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपके पास कोई रेडिएशन 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड कर रहा है, 1 सेकंड में 1 डिसइंटीग्रेशन कर रहा है, इसका मतलब 1 सेकंड में 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो इसका मतलब है उसकी जो यूनिट होगा वो बैकरल होगा। तो 1 disintegration per second is called becquerel and it is denoted by BQ। और ये जो है इसको आप रेडिएशन स्ट्रेंथ देखने के लिए, जो जितनी ज्यादा रेडिएशन स्ट्रेंथ होगी उसका मतलब वो रेडिएशन स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा डिसइंटीग्रेशन कर सकती है और आपका जिस्म उतना ज्यादा गैर महफूज है। तो 1 बैकरल का मतलब है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। अगर 1 डिसइंटीग्रेशन नहीं होती, आपके पास बहुत हाई डिसइंटीग्रेशन होती है और वो डिसइंटीग्रेशन आपके पास 3.7 इंटू 10⁻10 है। डिसइंटीग्रेशन 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन है। तो ये जो है इसे आप कहेंगे क्यूरी, इस यूनिट को आप क्या कहेंगे, क्यूरी। तो 1 क्यूरी जो होता है वो बराबर होता है 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। और ये जो डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड है इसे बैकरल कहते हैं। तो पेपर में सवाल आया हुआ था व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्यूरी एंड द बैकरल। क्यूरी और बैकरल के दरमियान रिलेशनशिप पूछा हुआ था सीएसएस के पेपर में। तो क्यूरी 3 इज इक्वल बराबर होता है 3.7 इंटू 10⁻10 बैकरल के। तो ये आपके पास थे रेडिएशन के यूनिट। तो आज का लेक्चर मेरा इतना ही था जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स पे था। अभी न्यूक्लियर फिजिक्स आधा हुआ है, आधा भी नहीं। कल इंशाल्लाह मैं बाकी न्यूक्लियर फिजिक्स जिसमें आपके पास फिशन और फ्यूजन रिएक्शन होंगे उन पे हम बात करेंगे।